हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आपका दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। राइट, टुडे इज माय सेकंड लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट जो मेरा लेक्चर था, लेक्चर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, यानी कि मैंने जिसमें एंड्रोसियम और एंथर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर में 4 वॉल होती हैं, इन सब के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था मेरी लास्ट क्लास में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं राइट एंथर वॉल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि मैंने कल आपको बताया, जो एंथर होता है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, डाइथेशियस होता है, ईच लोब इज डाइथेशियस और हर लोब में 1 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। इसके अलावा मैंने एंथर के डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बताया। एंथर का जो डेवलपमेंट होता है, स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे एंथर में बेसिकली सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस, और उस सिंगल लेयर एपिडर्मिस जो होती है वो पैक करती है, सराउंड करती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। वहीं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ईच कॉर्नर ऑफ एंथर पे एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, आर्केस्पोरियल सेल। वो आर्केस्पोरियल सेल प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। प्राइमरी पैराइटल सेल से 4 लेयर्स ऑफ एंथर वॉल डेवलप होती हैं, वहीं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होता है, जिस स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो चार जो मैंने लेयर्स बताई थी आपको, उसमें सबसे पहले एपिडर्मिस, दैट इज सिंगल सेल लेयर एंड दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद मैंने बताया आपको एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इज आल्सो सिंगल सेल लेयर, राइट, एंड एंडोथीशियम हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। और एंडोथीशियम में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि एंडोथीशियम में अल्फा सेलुलोज फाइबर्स की थिकनिंग होती है, कैलोज बैंड होता है जो कि डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है, और कहीं कहीं पे अल्फा सेलुलोज फाइबर्स और ये कैलोज बैंड की थिकनिंग एब्सेंट होती है। उस रीजन को आप स्ट्रोमियम कहते हैं, जहां से एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है वो एक मल्टी लेयर होती है, यानी कि काफी सारी लेयर्स होती है मिडिल लेयर, और वहां पे पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू का फंक्शन आपको पता ही है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू में फूड स्टोरेज होता है, तो मिडिल लेयर भी फूड स्टोर करती है। बाद में मिडिल लेयर उस फूड को टेप्टम, यानी कि जो कि इनर मोस्ट लेयर है, उसको सप्लाई कर देती है। टेप्टम एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर टेप्टम। तो मिडिल लेयर्स के बाद नेक्स्ट लेयर जो है हमारी टेप्टम। टेप्टम इज आल्सो सिंगल सेल लेयर, और जो टेप्टम होती है इनिशियली वो डिप्लॉइड होती है, बाद में वो पॉलीप्लॉइड हो जाती है, बाद में उसमें न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ जाते हैं। और टेप्टम का जो मेजर रोल है, द मेन रोल एंड द मेन फंक्शन ऑफ टेप्टम टू प्रोवाइड द नरिशमेंट ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे टेप्टम जो है नरिश करता है, राइट, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिश करता है। इसके अलावा पोलन ग्रेन को नरिश करता है, इसके अलावा टेप्टम एंजाइम बनाने का काम करता है। मैंने आपको टेप्टम 2 टाइप्स के बताए थे, एक होता है अमीबॉइड टेप्टम और दूसरा होता है ग्लैंडुलर टेप्टम। अमीबॉइड टेप्टम जो होता है वो अमीबॉइड शेप का होता है, वहां पे वो प्रोटोप्लास्ट बॉडी बनाता है। प्रोटोप्लास्ट बॉडी कन्वर्ट इनटू पेरीप्लाज्मोडियम, और पेरीप्लाज्मोडियम जो है प्रोवाइड द नरिशमेंट टू दी माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इसके अलावा जो ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टम मैंने आपको बताया, ग्लैंडुलर और जो सिक्रीटरी टेप्टम है वो जो है फॉर्मेशन करता है, वो मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करके फॉर्मेशन करता है प्रोबिस्क बॉडी की। जब प्रोबिस्क बॉडी स्पोरोपोलिन, जो कि हाईली रेजिस्टेंट केमिकल ऑफ द नेचर है, उससे सराउंड कर जाता है, तो बनती है ओबिस्क बॉडी। और ओबिस्क बॉडी का जो रोल होता है, ओबिस्क बॉडी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो लास्ट क्लास में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इन डिटेल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट वी कॉल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एग्जैक्टली? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट मींस व्हाट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बोला जाता है पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन को आप माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। And the process of formation of pollen grain and the process of formation of pollen grain or microspore, that process we call microsporogenesis. This topic I am going to discuss in detail. Microsporogenesis कहाँ पे take place करता है? Microsporogenesis take place करता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, यानी कि पोलन सैक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन कैसे होती है, that I am going to discuss in detail. So look at the board. See,
Microsporogenesis. Microsporogenesis, this is the process of formation of pollen grains or the microspore. Pollen grain is a kind of male gametophyte. Pollen grain को आप male gametophyte कहते हैं. Pollen grain is not male gamete. This is male gametophyte. Inside the pollen grain having male gametes, right? And there are two gametes basically in pollen grain that undergoes in double fertilization process, that undergoes in double fusion, right? इसके अलावा यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, दिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स. तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, राइट, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंथर, राइट, यहाँ पे एक सेल बनती है जिसको आप कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कन्वर्ट होती हैं किसमें? ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाती है, राइट, स्पोरोजिनस टिश्यू. और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में समवेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हो जाती है. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर. दिस इज डिप्लॉयड. पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड. पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. तो यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है और स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है. बाद में यही माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो सी, तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस इज डिप्लॉयड. इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को आप पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं. एमएमसी मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी मींस पोलन मदर सेल. तो ये जो पोलन मदर सेल है, ये पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज इन मियोसिस डिवीजन. ये मियोसिस डिवीजन करती है. आपको पता होना चाहिए जितने भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको पता है. इसके अलावा वहां पे दो गैमेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट. Are you getting or not? Parent is always diploid, but the gametes are always haploid. Gametes हमेशा haploid होते हैं. तो डिप्लॉयड पेरेंटल सेल से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस इज द ओनली प्रोसेस जो कि डिप्लॉयड से हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं. तो जितने भी गैमेट्स होते हैं, गैमेट जो फॉर्मेशन होती है वो थ्रू मियोसिस प्रोसेस होती है. विदाउट मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन कैन नॉट बी पॉसिबल. हालांकि वो बात अलग है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, राइट. तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगी बाय माइटोसिस. लेकिन डिप्लॉयड प्लांट बॉडी डिप्लॉयड गैमेट बनाएगी. जितने भी मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, यानी कि वो स्पोरोफाइट होती है. स्पोरोफाइट मेनली डिप्लॉयड होते हैं. तो गैमेटोफाइट बनाते टाइम, यानी कि गैमेट्स बनाते टाइम, वहां पे जो डिप्लॉयड सेल है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो एक डिप्लॉयड सेल है. तो डिप्लॉयड सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक हैप्लॉइड गैमेट बनता है, राइट. यानी कि डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए वी नीड ऑफ मियोसिस प्रोसेस. तो मियोसिस प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड सेल यानी कि गैमेट्स बनाने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड एंड इट विल अंडरगो इन मियोसिस प्रोसेस. ये मियोसिस प्रोसेस करेगा और मियोसिस के बाद यहाँ पे जो इसका जो डिप्लॉयडी लेवल है, यानी कि यहाँ पे जो 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे इनसाइड द गैमेट्स. तो आपको पता होना चाहिए जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन के दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सपोज दैट, देखिए ये हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है. दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल और यू कैन से MMC. दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल. दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड. This is diploid in nature. ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है अंडरगोज इन मियोसिस डिवीजन. सबसे पहले होता है मियोसिस 1. तो सबसे पहले मियोसिस 1 होता है. मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे दो सेल्स बनती हैं,
और ये म्योसिस वन एक रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि यहाँ पे जो है दोनों सेल्स में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। देयर आर टू सेल्स, राइट। तो यहाँ पे टू सेल्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये यहाँ पे टू सेल्स फॉर्मेशन कर जाती हैं, राइट। यानी कि इसको आप डायड स्टेज भी बोलते हैं, यानी कि टू सेल्स बन गई। म्योसिस वन के बाद डायड बना, यानी कि दो सेल्स। इसके बाद ये जो डायड है इट विल अंडरगो इन म्योसिस टू। यहाँ पे म्योसिस टू होगा, और म्योसिस टू होने के बाद हमारे पास बनेगा टेट्राड। क्या बनता है ये? टेट्राड सेल्स बनती हैं, यानी कि फोर सेल्स बनती हैं। देयर आर फोर सेल्स इन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ म्योसिस टू। यहाँ पे फोर सेल्स बनती हैं। कितनी सेल्स बनती है भाई? देयर आर फोर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर द म्योसिस टू, राइट। तो यू नो वेरी वेल, आपने म्योसिस प्रोसेस पढ़ा होगा 11th क्लास में। म्योसिस प्रोसेस में जो रिजल्ट होता है वो फोर हैप्लॉइड सेल्स होती है। एक डिप्लॉइड सेल्स फोर हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल्स में म्योसिस वन हुआ तो दो सेल्स बन गई, म्योसिस टू हुआ तो फोर सेल्स बन गई। अभी यहाँ पे हमारे पास ये डेवलप हो गया टेट्राड, यानी कि यहाँ पे टेट्राड डेवलप हो गया, यानी कि यहाँ पे टेट्राड में फोर माइक्रोस्पोर है। क्या है टेट्राड में? फोर माइक्रोस्पोर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो फोर माइक्रोस्पोर है टेट्राड में, जनरली क्या होता है कि जो टेट्राड में चार सेल्स आप देख रहे हैं, ये चारों सेल्स को पैक कर देता है एक केमिकल सब्सटेंस जिसको आप बोलते हैं कैलोज। कैलोज सराउंड कर देता है इन चारों सेल को, राइट। ये हमारे पास टेट्राड, और इस टेट्राड को राइट पैक करता है कैलोज। कौन पैक करता है? कैलोज इन टेट्राड सेल्स को पैक कर देता है। ये हमारे पास चारों सेल्स हैं। अब ये चारों सेल्स यानी कि चार माइक्रोस्पोर है, इन चारों माइक्रोस्पोर को क्लोजली पैक कर देता है एक केमिकल सब्सटेंस जिसको आप कहते हैं, इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है कैलोज। और ये कैलोज जो है इन चारों सेल्स को एक साथ इकट्ठा कर देता है, एक साथ जोड़ देता है, राइट। ये जो कैलोज जो रिलीज होता है, ये कैलोज का जो रिलीजिंग होता है वो टेप्टम से होता है। टेप्टम राइट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इन टेट्राड को यूनाइट करने का भी काम करता है कैलोज। बाद में ईच जो टेट्राड सेल्स है, यानी कि ईच माइक्रोस्पोर कैन बी फ्री। यहाँ पे इन चारों सेल्स में से हर सेल बाद में फ्री हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है कैलेज। तो ये जो कैलोज है, इस कैलोज पे काम करता है कैलेज एंजाइम। कैलोज भी टेप्टम ही बनाता है, और वो टेप्टम इन चारों सेल्स के सराउंडिंग में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि ये चारों सेल्स, चारों टेट्राड सेल्स यूनाइट हो जाती है। दैट्स व्हाई यू कॉल इट टेट्राड। अगर सेल्स फ्री रहेंगी तो आप इसको टेट्राड नहीं बोलेंगे। टेट्राड कब बोलेंगे? जब वो चारों एक साथ हैं, इकट्ठा हैं, और उनको इकट्ठा करने का काम कौन सा सब्सटेंस करता है? कैलोज। कैलोज एक सब्सटेंस है जो कि इनको इकट्ठा करने का काम करता है, इनको ज्वाइन कर देता है, यूनाइट कर देता है, और बाद में ये चारों जब फ्री होते हैं तो कैलेज एंजाइम निकलता है, यानी कैलेज इस कैलोज को डाइजेस्ट कर जाता है, राइट। और इसके डिग्रेडेशन के बाद, डाइजेशन के बाद कैलोज के ये चारों सेल्स फ्री हो जाती है। अब ये हमारे पास चार सेल्स हैं, यानी कि यहाँ पे फोर सेल स्टेज, जिसको आप टेट्राड कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? टेट्राड। दिस इज फोर सेल स्टेज। नाउ यहाँ पे टेट्राड में माइक्रोस्पोर सेल्स का, इन टेट्राड के अंदर जो चार सेल्स देख रहे हैं इनको आप माइक्रोस्पोर सेल्स बोलते हैं। इन चारों माइक्रोस्पोर सेल्स का टेट्राड में अरेंजमेंट कैसे होता है? तो अरेंजमेंट के हिसाब से टेट्राड को हम कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 1 टाइप्स ऑफ टेट्राड। अभी मैं आप क्या बता रहा हूं आपको? टाइप्स ऑफ टेट्राड। तो नंबर 1 इज टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो सबसे पहला जो है वो है टेट्राहेड्रल टेट्राड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टेट्राहेड्रल टेट्राड, तो टेट्राहेड्रल टेट्राड का अरेंजमेंट कैसे होता है? आई एम टेलिंग यू, दिस इज I am going to draw. This is tetrahedral tetrad. You can see. Wait.
This is tetrahedral tetrad. This is tetrahedral tetrad. Right. This is diagram I am going to draw. This is tetrahedral tetrad. तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल टेट्राड है. एक टेट्राड इसके पीछे होता है, टोटल 4 होता है. दिस इज टेट्राहेड्रल टेट्राड. टेट्राहेड्रल टेट्राड. टेट्राहेड्रल टेट्राड में माइक्रोस्पोर जो सेल्स होती हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंजमेंट होती है. ऐसे ही हमारे पास दूसरा टेट्राड है जिसको आप कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड. अनदर वन इज आइसोबाइलेटरल टेट्राड. आइसोबाइलेटरल टेट्राड में आपको चारों सेल सामने से दिखाई देंगी. दिस इज आइसोबाइलेटरल टेट्राड. ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड मेनली प्रेजेंट इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट. ये मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में होता है. दिस इज व्हाट? दिस इज आइसोबाइलेटरल टेट्राड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड है, इसको आप आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं. आइसोबाइलेटरल टेट्राड यानी कि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो एक दूसरे की लिटरल साइड से अटैच होती है. तो टेट्राहेड्रल साइड में टेट्राहेड्रल फॉर्म में माइक्रोस्पोर सेल्स होती हैं अरेंज, और यहाँ पे आइसोबाइलेटरल टेट्राड में जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है वो लेटरल साइड्स, एक दूसरे की लेटरल साइड से अटैच होती है. इसके बाद जो तीसरा है हमारा, एक होता है डेक्यूसेट टेट्राड. दिस इज डेक्यूसेट टेट्राड. डेक्यूसेट टेट्राड में क्या होता है कि 2 माइक्रोस्पोर सेल्स lie on another 2 माइक्रोस्पोर cells, right? तो यहाँ पे डेक्यूसेट टेट्राड है ये. तो डेक्यूसेट टेट्राड में ये 2 माइक्रोस्पोर सेल अदर 2 माइक्रोस्पोर सेल्स पे परपेंडिकुलरली लाई करती है, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होती है. ये आप देख रहे हैं 2 ऊपर माइक्रोस्पोर सेल्स है और इस साइड एक नीचे दिखाई दे रही है, एक इसके पीछे होती है. तो 2 सेल्स 2 अदर माइक्रोस्पोर सेल्स के ऊपर परपेंडिकुलरली लाई करती है. इसको आप डेक्यूसेट टेट्राड बोलते हैं. डेक्यूसेट टेट्राड के बाद जो तीसरा टेट्राड है, दिस इज डेक्यूसेट टेट्राड. नेक्स्ट इज फोर्थ वन. डेक्यूसेट टेट्राड के बाद आता है आपका टी शेप टेट्राड. टी शेप टेट्राड में क्या होता है? टी शेप टेट्राड में 2 माइक्रोस्पोर सेल का अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडनल होता है और अनदर 2 माइक्रोस्पोर सेल का अरेंजमेंट ट्रांसवर्स होता है. तो 2 cells अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड 2 other cells अरेंज ट्रांसवर्सली. तो अगला है हमारा सी. दिस इज लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ 2 टेट्राड सेल्स. इन दोनों टेट्राड सेल्स का अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडनल है और उसके बाद 2 other cells जो हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? 2 other tetrad cells अरेंजमेंट इज ट्रांसवर्स. तो एक 2 सेल्स का अरेंजमेंट यहां पे लॉन्गिट्यूडनल है एंड 2 अदर सेल्स का अरेंजमेंट यहां पे ट्रांसवर्स है. तो यहां पे देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये कुछ इस तरीके से, यानी कि टी शेप में स्ट्रक्चर बन रहा है. दैट्स व्हाई दिस टेट्राड इज कॉल्ड टी शेप टेट्राड. एक ऐसी हमारे पास टेट्राड होता है जिसको आप कहते हैं लीनियर टेट्राड. अगर ये चारों माइक्रोस्पोर मदर सेल लीनियर फॉर्म में अरेंज होती है, सपोज दैट दिस इज वन सेल, this is one cell, this is another cell, this is another one and this is last one. तो यहां पे चारों सेल्स लीनियर फॉर्म में अरेंज हो रही है. इफ ऑल 4 cells और 4 माइक्रोस्पोर अरेंज इन लीनियर फॉर्म, इसे आप लीनियर टेट्राड कहेंगे. इसे क्या कहेंगे आप? लीनियर टेट्राड. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज इन डिवीजन. म्योसिस 1 डायट बनाता है, म्योसिस 2 उसके बाद टेट्राड बनता है. और ये चारों टेट्राड में चारों माइक्रोस्पोर सेल्स जो होती हैं ये यूनाइट होती है विद द हेल्प ऑफ कैलोज. बाद में ये कैलोज को डाइजेस्ट कर देता है कैलेज एंजाइम, जो कि टेप्टम से रिलीज होता है. कहां से रिलीज होता है? जो कि टेप्टम से रिलीज होता है. अब यहाँ पे जो चारों सेल्स हैं, यानी कि जो टेट्राड का अरेंजमेंट है उसी के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट शेप है. वन इज टेट्राहेड्रल यानी कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में लाई करते हैं माइक्रोस्पोर. दूसरा है आइसोबाइलेटरल यानी कि एक दूसरे के साथ लेटरली अटैच होते हैं.
तीसरा होता है डेक्यूसेट, यानी कि 2 माइक्रोस्पोर ऊपर रखे होते हैं 90 डिग्री एंगल पे, नीचे वाले 2 माइक्रोस्पोर के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर टू माइक्रोस्पोर लाई परपेंडिकुलरली ऑन अनदर टू माइक्रोस्पोर, इसको आप डेक्यूसेट कहते हैं। डेक्यूसेट के बाद आपका टी शेप। टी शेप में क्या होता है कि 2 माइक्रोस्पोर लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड 2 अदर माइक्रोस्पोर लाई ट्रांसवर्सली, तो वो टी शेप बन जाता है। इसके बाद लास्ट वन इज लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड में चारों की चारों माइक्रोस्पोर जो होती है वो लीनियर फॉर्म में लाई करती है। तो दिस इज अबाउट टाइप ऑफ टेट्राड। नाउ अब यहां पे ईच टेट्राड सेल जो है वो ईच टेट्राड सेल अंडरगोज इन डिफरेंशिएशन। यहां पे हर माइक्रोस्पोर सेल, टेट्राड में 4 सेल हैं, चारों की चारों सेल्स अभी यहां पे बनाएगी क्या क्या बनाती है, यहां पे ये पॉलन ग्रेन बनाएगी, राइट। ईच सेल ऑफ टेट्राड, तो टेट्राड में टोटल 4 सेल हैं और चारों की चारों सेल जो है अभी पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पॉलन ग्रेन। सी, तो यहां पे हमारे पास टेट्राड में 4 सेल्स प्रेजेंट है और इन चारों सेल्स जो है फर्दर डेवलप कर जाती है किसमें, पॉलन ग्रेन में। किसमें डेवलप कर जाती है फर्दर, पॉलन ग्रेन में। चारों सेल्स पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाती है। अभी मैं आपको पॉलन ग्रेन बता देता हूं। पॉलन ग्रेन, तो 4 सेल बनी और वो चारों सेल्स पॉलन ग्रेन बनाती है। क्या बनाती है वो चारों सेल, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। ये एक मेल गैमेटोफाइट है, वो भी इमेच्योर। पॉलन ग्रेन को आप इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। आर यू गेटिंग योर नोट? क्योंकि पॉलन ग्रेन जब तक स्टिग्मा पर लैंड नहीं कर जाता तब तक उसका मैचुरेशन कंप्लीट नहीं होता। तो स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले पॉलन ग्रेन जो होता है उसको इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट कंसीडर किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन का जो एवरेज साइज कंसीडर किया जाता है दैट इज 25 to 50 माइक्रोन। 25 to 50 माइक्रोन, दिस इज द साइज ऑफ पॉलन ग्रेन। एवरेज साइज ऑफ पॉलन ग्रेन कंसीडर किया जाता है। अभी यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है, दी वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन को आप कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म इज दी वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन। अब वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्पोरोडर्म और उस स्पोरोडर्म में बेसिकली 2 मेजर लेयर्स होती है। आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज एंटाइन। ये जो स्पोरोडर्म है वॉल ऑफ पॉलन, तो वॉल ऑफ पॉलन को आप स्पोरोडर्म कहते हैं और स्पोरोडर्म में 2 लेयर्स होती हैं। outer layer is exine and inner layer is entine. So there are 2 layers in sporoderm, one is exine, another is entine. तो exine क्या है ये आपको पता होना चाहिए। exine is the outer layer of pollen grain. Now I am going to draw a diagram of pollen grain. See, this is a pollen grain. अब यहां पे pollen grain में outer layer है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन में इनर लेयर है जिसको आप कहते हैं इंटाइन और आउटर लेयर जिसको आप कहते हैं एक्साइन। तो एक्साइन की सबसे पहले बात करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो एक्साइन, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर इज थिक एंड रिजिड। दिस इज थिक एंड रिजिड। Why this exine is thick and rigid? Due to the presence of sporopollenin. यानी कि एक्साइन जो होती है, दिस एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है और आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट स्पोरोपोलेनिन, दिस इज द हाईली रेजिस्टेंट केमिकल इन नेचर। स्पोरोपोलेनिन इसकी थिकनेस बनाता है। स्पोरोपोलेनिन इज व्हाट? दिस इज हाईली रेजिस्टेंट केमिकल इन नेचर। ये हाईली रेजिस्टेंट केमिकल है नेचर में एंड देयर इज नो एंजाइम डिग्रेड दिस स्पोरोपोलेनिन। तो इसको आप नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल
बायोडिग्रेडेबल, यानी कि यहाँ पे कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। तो स्पोरोपोलेनिन क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि कोई भी एंजाइम उसको नेचर में डिग्रेड नहीं कर सकता है। अब कोई भी एंजाइम अगर नेचर में स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है, इट मींस व्हाट? स्पोरोपोलेनिन हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि pollen can preserve as fossils due to the presence of this outer thick layer enzyme or due to the presence of this chemical substance sporopollenin। sporopollenin की वजह से pollen grains का fossilization हो जाता है, यानी कि pollen grain can preserve for a long time as fossils due to the presence of sporopollenin, क्योंकि sporopollenin डिग्रेड नहीं हो पाता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे due to presence of sporopollenin, pollens can preserve as fossils। pollens जो है वो fossils की तरह can preserve as fossils, fossils की तरह वो preserve रहती हैं due to the presence of this sporopollenin substance that is called and that is present in exine outer layer। इसके बाद जो दूसरी लेयर है नीचे इंटाइन, जो इंटाइन लेयर है, this इंटाइन लेयर is thin and elastic। तो outer layer is exine that is thick and rigid, लेकिन inner layer जो इंटाइन है that is thin and elastic layer। और ये जो इंटाइन है, this इंटाइन is made up of, जैसे एक्साइन किससे बनी होती है? एक्साइन is made up of sporopollenin, ऐसे इंटाइन is made up of cellulose and pectin। cellulose and pectin, इंटाइन is made up of cellulose and pectin। तो इंटाइन जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, ये थिन एंड इलास्टिक होती है, थिन एंड इलास्टिक होती है। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया इंटाइन। इसके बाद इंटाइन से इंटैक्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? इज दैट क्लियर? और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वैक्यूल है, और ये जो है यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन है। दिस इज द वैक्यूल ऑफ पोलन ग्रेन, राइट? एंड दिस इज न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, यहां पे जो एक्साइन लेयर है, एट सर्टेन प्लेस दिस एक्साइन इज एब्सेंट। क्या होती है ये? कहीं कहीं पे पोलन ग्रेन के सरफेस पे एक्साइन एब्सेंट होती है, और या ये कहिए स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तो एट सर्टेन पॉइंट, एट सर्टेन प्लेसेस दिस एक्साइन मे बी एब्सेंट, एंड वेयर द रीजन वेयर दिस एक्साइन इज एब्सेंट is called germ pore। इस रीजन को आप क्या कहते हैं? जर्म पोर। जर्म पोर के बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। जर्म पोर का काम क्या है? इस जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज होती है। क्या अराइज होती है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब निकलती है पोलन ग्रेन से, और वो कहां से निकलेगी? पोलन ग्रेन में कौन से रीजन से निकलेगी? जहां पे एक्साइन एब्सेंट होगी, राइट? यानी कि जर्म पोर पे एक्साइन एब्सेंट होती है, तो जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है, और बाद में वो जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी कि एम्ब्रियो सैक में, दैट आई विल डिस्कस इन फर्टिलाइजेशन टॉपिक। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब nikalti hai through germ pore। तो germ pore क्या है? germ pore is the region where, this is the region where sporopollenin absent। तो जहां पे sporopollenin absent होता है उस रीजन को आप germ pore कहते हैं, where sporopollenin is absent। So the region where sporopollenin is absent that you call germ pore। इस germ pore का काम क्या है? इस germ pore से इंटाइन अराइज होती है, इंटाइन निकल आती है, यानी कि पोलन ट्यूब इनिशियल इंटाइन से बनी होती है। तो इससे क्या काम होता है? अराइज पोलन ट्यूब। तो germ pore से पोलन ट्यूब अराइज होती है। और ये जो germ pore होते हैं बेसिकली, ये germ pore कितने टाइप के होते हैं? कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ germ pore। तो germ pore बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, सर्कुलर, कॉल्पस एंड ग्रूव germ pore। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ germ pore। तो यहाँ पे जो germ pore है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो germ pore बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ germ pores। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये यहाँ पे पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के सरफेस पे अगर ये germ pore सर्कुलर है, देखिए दिस इज द शेप ऑफ germ pore, एंड ये जो शेप ऑफ germ pore है ये सर्कुलर शेप है germ pore की, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सर्कुलर germ pore। दिस इज व्हाट? सर्कुलर germ pore। उसके बाद जो दूसरा germ pore होता है ये पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के सरफेस पे ये यहाँ पे लेंस शेप आप देख रहे हैं, लेंस शेप ओपनिंग ऑफ पोलन ग्रेन,
राइट, लेंस शेप ऑफ जर्म पोर। तो जो लेंस शेप जर्म पोर है उसको आप कहते हैं कॉल्पस। क्या कहते हैं इसको आप? कॉल्पस। तो सर्कुलर एंड कॉल्पस, ये सर्कुलर एंड कॉल्पस मेनली प्रेजेंट इन डाइकोट्स। डाइकोट्स में जो जर्म पोर होता है या तो वो सर्कुलर होता है यानी कि सर्कुलर आउटलाइन होती है जर्म पोर की, या फिर वो लेंस शेप यानी कि लेंस शेप आउटलाइन यानी कि कॉल्पस आप बोलते हो, मेनली डाइकोट में प्रेजेंट होता है। वहीं जो तीसरा जर्म पोर है, जो थर्ड वन इज ग्रूव जर्म पोर। दिस इज ग्रूव जर्म पोर, दिस इज ग्रूव जर्म पोर, राइट। ये जो ग्रूव जर्म पोर है, ग्रूव शेप जर्म पोर इज मेनली प्रेजेंट इन मोनोकोट प्लांट्स। किसमें प्रेजेंट होता है मेनली? दिस इज मेनली प्रेजेंट इन मोनोकोट्स। So this is about the structure of pollen grain. तो pollen grain में two major layers, one is exine, another is entine, and both collectively known as sporoderm। और pollen grain क्या है? ये एक immature male gametophyte है। क्या है? एक immature male gametophyte है। जो outer layer है exine, that is made up of sporopollenin, जो कि highly resistant chemical है in nature। इसके बाद जो inner layer है वो entine है। outer layer is thick and rigid, but the inner layer is thin and elastic, and that is made up of cellulose and पैक्टिन। कहीं कहीं पे एक्साइन लेयर इज एब्सेंट और स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। एट सर्टेन रीजन वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, उस रीजन को आप जर्म पोर कहते हैं। और जर्म पोर का मेन रोल क्या होता है यहाँ पे? द मेन फंक्शन ऑफ जर्म पोर टू रिलीज पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जो निकलती है पॉलन ग्रेन से, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है तो स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद उससे सबसे पहले पॉलन ट्यूब अराइज होती है। वो पॉलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आती है। और ये जर्म पोर जो होते हैं बेसिकली थ्री टाइप्स के मैंने आपको बताया। सर्कुलर, अगर आउटलाइन सर्कुलर है तो सर्कुलर, अगर आउटलाइन लेंथ शेप है तो कॉल्पस जर्म पोर, सर्कुलर एंड कॉल्पस प्रेजेंट इन डाइकोट, एंड लास्ट वन इज ग्रूव, ग्रूव जर्म पोर इज प्रेजेंट इन मोनोकोट्स, राइट। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हो गया पॉलन ग्रेन। अब यहां पे पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे certain some information related to the pollen grains। तो there are some information related to pollen grain। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है related to the pollen grain that I am telling you, you know, study of pollen grain is known as palynology। pollen grain की स्टडी को आप क्या कहते हैं? palynology। The study of pollen grain is palynology। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जर्म पोर से रिलेटेड, राइट। जर्म पोर इज प्रेजेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ व्हिच केमिकल ऑन एक्साइन? स्पोरोपोलेनिन, लाइक लिग्निन, काइटिन और सेलुलोज। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन। जहां पे एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन या एक्साइन एब्सेंट होती है उसे जर्म पोर कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद है हमारा नेक्स्ट इज व्हाट? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को आप क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बारे में स्टडी करना, ईच एंड एवरीथिंग इफ वी स्टडी अबाउट द पॉलन ग्रेन दैट इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी, राइट। कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट होती है पॉलन किट। आपने पढ़ा होगा पॉलन किट। पॉलन किट कुछ यानी कि कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जहां पे कि पॉलन किट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? पॉलन किट। पॉलन किट जनरली उन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, उन पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं। तो इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग प्लांट्स, जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं उसमें निकलने वाले जो पॉलन ग्रेन है उसमें जनरली पॉलन किट प्रेजेंट होती है। तो पॉलन किट जो है ये एक ऑयली लेयर है। क्या है ये? एक ऑयली लेयर है सराउंड दी पॉलन ग्रेन। किसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है? सराउंड दी पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है ये ऑयली लेयर जिसको आप पॉलन किट कहते हैं। इसका जो पॉलन किट का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया पॉलन किट इज मेनली प्रेजेंट इन द प्लांट which are generally insect pollinating। तो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं उसमें पॉलन किट प्रेजेंट होती है, राइट। और जो कि एक ऑयली लेयर है, उसका येलो कलर जो होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि इंसेक्ट जो है उस पॉलन ग्रेन से अट्रैक्ट होते हैं और वो पॉलन ग्रेन के पास जाते हैं और पॉलन ग्रेन उनके बॉडी से स्टिक कर जाती है। उसके बाद वो फिर दूसरे
स्टिग्मा तक उसको दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक उसको लेके जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये येलो कलर इसका होता है, येलो कलर क्या करता है, ये अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, येलो कलर। और ये जो ऑयली लेयर है इसमें, और इसकी जो कंपोजिशन है, इस लेयर की जो कंपोजिशन है, यानी कि पॉलन किट की जो कंपोजिशन है वो है सर्टेन लिपिड्स, अभी लिपिड्स है यानी कि ऑयली यानी कि लिपिड्स, और येलो कलर की होती है यानी कि सर्टेन कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स। तो इसमें लिपिड्स और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं और जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज अबाउट पॉलन किट। ऐसे ही एक टॉपिक आता है हमारा पॉलन वेबिलिटी। पॉलन वेबिलिटी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता देता हूं कि पॉलन ग्रेन्स जब रिलीज होते हैं तो पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक जर्मिनेशन कर सकते हैं। क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अंदर अगर वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं तो उसी दौरान वो जर्मिनेशन कर पाते हैं। अगर उस टाइम को वो क्रॉस कर जाते हैं, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन का एक स्पैन होता है, एक जिस स्पैन में, जिस टाइम में, जिस फेज में अगर वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं तो जर्मिनेट करेंगे। लेकिन अगर वो उस स्पैन को क्रॉस कर जाते हैं पॉलन ग्रेन तो वो एक्सपायर कर जाते हैं, यानी कि वो जर्मिनेशन की उनमें एबिलिटी नहीं होती। तो पॉलन वेबिलिटी का मतलब ये है दिस इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच पॉलन कैन जर्मिनेट, और इसके बाद पॉलन ग्रेन विल नॉट बी जर्मिनेट। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेंगे अगर वो इस टाइम पीरियड को क्रॉस कर देते हैं। तो पॉलन वेबिलिटी का मतलब ये है दिस इज द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच राइट pollen can land on the stigma and can germinate, right? If these pollen grain will land on the stigma after its viability, after this duration period, then this pollen grain cannot be germinate. So pollen viability, this is the duration of pollen grain, duration in which pollen grains कैन जर्मिनेट। वो ड्यूरेशन जिसमें कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाते हैं उसे आप पॉलन वेबिलिटी कहते हैं। और ये प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करती है, ये सभी प्लांट्स में अलग अलग होती है। जैसे कि वीट प्लांट में, राइस प्लांट में 30 मिनट्स का वेबिलिटी पीरियड होता है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर वीट प्लांट और राइस प्लांट के पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद उनका स्टिग्मा पे लैंड करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आफ्टर 30 मिनट्स उनकी वेबिलिटी लॉस हो जाएगी, और वेबिलिटी लॉस हो जाएगी तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे पॉलन वेबिलिटी फॉर एग्जांपल वीट एंड राइस की जो पॉलन वेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 30 मिनट्स होती है। कितनी होती है, 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी महीनों तक चलती है, कई दिनों तक चलती है, राइट। जैसे कि कुछ प्लांट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली होती है, सोलेनेसी में, और ऐसे ही हमारा सोलेनेसी फैमिली हो गया, रोसेसी फैमिली हो गया, रोसेसी, सोलेनेसी, इन सब फैमिली में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन की जो वेबिलिटी है वो सेवरल मंथ्स चलती है, कई महीनों तक चलती है, सेवरल मंथ्स। तो पॉलन ग्रेन की जो वेबिलिटी है वो प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करती है। तो पॉलन वेबिलिटी हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूं पॉलन प्रोडक्ट्स की। पॉलन ग्रेन जो होती है वो हाईली न्यूट्रिटिव होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स हाईली न्यूट्रिटिव है। क्या है, हाईली न्यूट्रिटिव। और ये हाईली न्यूट्रिटिव है यानी कि इनको एज ए फूड सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन ग्रेन्स के काफी सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स। इवन कई बार तो जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं इनका जो कंजप्शन है वो जो रेस हॉर्सेस होते हैं और जो एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। तो उसके लिए उसको क्लेम भी किया जा चुका है कि पॉलन ग्रेन्स के प्रोडक्ट अगर रेस हॉर्स और एथलीट्स के लिए मतलब नॉट अलाउड है, उसके लिए क्लेम किया जा सकता है उनके ऊपर, राइट। तो ये उनकी मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो पॉलन जो है वो हाईली न्यूट्रिटिव है, राइट, और इट कैन बी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको एज ए सिरप, एज ए पॉलन टैबलेट इन पॉलन ग्रेन्स के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दीज कैन
enhance or increase the performance of race horses and even athletes also। तो pollen products का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तो pollen products, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है pollen bank। pollen banks, pollen banks क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। pollen banks यानी कि स्टोरेज ऑफ pollen grains। यू नो हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट की क्रॉप्स को इंप्रूव करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए पॉलन ग्रेन को स्टोर करना बहुत जरूरी है फॉर द लेटरल यूज। बाद में यूज करने के लिए पॉलन ग्रेन्स का स्टोर किया जाता है। और पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम जो है द स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टोरेज एनी काइंड ऑफ गैमेट। पॉलन ग्रेन क्या एक मेल गैमेटोफाइट है, किसी भी गैमेट को प्रिजर्व करते हैं या किसी भी एग को प्रिजर्व करते हैं उसको आप कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। यानी कि पॉलन बैंक्स बनाए जाते हैं, पॉलन बैंक यानी कि जिसमें कि पॉलन्स को स्टोर करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पॉलन बैंक्स में क्या किया जाता है? स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जो पॉलन ग्रेन्स का जो स्टोरेज होता है वो पॉलन बैंक्स में होता है। यानी कि दिस इज द स्टोरेज। क्यों किया जाता है स्टोरेज? फॉर द लेटरल यूज, फॉर लेटरल यूज एंड दिस इज मेनली स्टोर फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, है ना। तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए जो गुड क्वालिटी के पॉलन ग्रेन्स हैं उनको बाद में इस्तेमाल करने के लिए हम स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो पॉलन ग्रेन का स्टोरेज किया जाता है वो बड़ा आसान नहीं है। पॉलन ग्रेन नॉर्मल टेम्परेचर पे आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में। तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। एंड द स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टोरेज ऑफ एनी काइंड ऑफ गैमेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये भी याद रखिएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। यू नो कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे भी होते हैं, मतलब हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर तो कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉप इंप्रूवमेंट्स के लिए नहीं पॉलन ग्रेन्स को इस्तेमाल किया स्टोर किया जाता है। क्रॉप फर्दर लेटर यूज के लिए हम पॉलन ग्रेन्स को क्रॉप इंप्रूवमेंट करने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे भी हमें मिलते हैं जो कि एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीसीज के होते हैं, और चांसेस होता है कि उनसे फर्दर प्लांट्स को ओरिजिनेट किया जा सकता है। मे बी द चांस कि फर्दर उनको मतलब काफी टाइम बाद उनको अगर उनसे कोई प्लांट जो एक्सटिंक्ट प्लांट है उनको जनरेट किया जा सके। तो इसको जो है एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है प्लांट्स की, उनके पॉलन ग्रेन्स को भी जो है स्टोर कर लिया जाता है। किस लिए? जिससे कि कोई संभावना पैदा हो सके कि इससे एक नया प्लांट जो एक्सटिंक्ट प्लांट है, एंडेंजर्ड प्लांट है, उसका ओरिजिन हो सके, उसको जनरेट किया जा सके। तो उस पर्पज के लिए भी हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स दिस इज द प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स में पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, स्पर्म्स हो सकते हैं, एग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पॉलन ग्रेन की स्टोरेज को भी आप क्रायो प्रिजर्वेशन कह सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्या है? तो ये हो गया आपका पॉलन बैंक्स, पॉलन प्रोडक्ट्स। हाँ, एक चीज और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलन एलर्जी। देखिए पॉलन एलर्जी की अगर हम बात करें तो कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि एलर्जी करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी पॉलन ग्रेन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में लाइक ब्रोंकाइटिस आता है, एस्थमा आता है। तो एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे एलर्जिक जो इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एलर्जिक प्रॉब्लम्स पॉलन ग्रेन्स की वजह से भी डेवलप हो सकती हैं। तो पॉलन कैन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। तो पॉलन बॉडी के अंदर एलर्जी को भी इंड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस एलर्जी इनसाइड द बॉडी। पॉलन ग्रेन्स कैन इंड्यूस द एलर्जी इनसाइड बॉडी। और ये एलर्जिक रिएक्शंस में आपका जैसे कि ब्रोंकाइटिस आता है, जैसे कि एस्थमा आता है, राइट। ये क्या है? एलर्जिक रिएक्शंस को इंड्यूस करते हैं, ब्रोंकाइटिस को इंड्यूस करते हैं, एस्थमा को इंड्यूस करते हैं। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे पॉलन ग्रेन हैं जिसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम या एस्थमा जैसी प्रॉब्लम या एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्थेनियम ग्रास। पार्थेनियम ग्रास को आप कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, पार्थेनियम ग्रास, और दिस इज आल्सो बी नोन एज कैरेट ग्रास।
तो पार्थेनियम ग्रास और कैरेट ग्रास जो होते हैं इससे निकलने वाले पॉलन ग्रेन कैन कॉज ऑफ एस्थमा, कैन कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इन बॉडी। तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये एक्चुअल में एक वीड होती है, राइट, एंड दिस इज ये जो पार्थेनियम ग्रास है और ये जो कैरेट ग्रास है ये हमारी कंट्री में इंपोर्टेड वीट के थ्रू आई है, राइट। 1960 के आसपास जब देश में अकाल पड़ा था तो उस टाइम पे हमने जो है दूसरी कंट्रीज से वीट को इंपोर्ट किया। तो उस वीट को इंपोर्ट करने के साथ साथ ये वहां से ये वीट्स भी हमारी कंट्री में आ गए। तो ये हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, इंडिया इनका नेटिव प्लेस नहीं है। ये इंपोर्टेड वीट के थ्रू, कंटेमिनेटेड जो वीट है उसके थ्रू हमारी कंट्री में आए हैं। और ये पार्थेनियम ग्रास और कैरेट ग्रास से निकलने वाले पॉलन ग्रेन कैन कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है एमेरेंथस। एमेरेंथस के पॉलन ग्रेन्स भी एलर्जिक रिएक्शंस को इंड्यूस करते हैं बॉडी में। इसके अलावा एग्जांपल है चीनोपोडियम। चीनोपोडियम ये एक प्लांट है, इसके पॉलन ग्रेन्स भी एलर्जिक रिएक्शन को बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया के जो पॉलन ग्रेन है कॉज ऑफ हे फीवर। हे फीवर, राइट, व्हेन आई विल कम टू द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हे फीवर के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हे फीवर क्या है? एक एलर्जिक रिएक्शन है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो हे फीवर जो है वो एक एलर्जिक रिएक्शन है और वो जो हे फीवर होता है ड्यू टू दी पॉलन ग्रेन ऑफ एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया एक प्लांट है जिससे कि निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स और वो पॉलन ग्रेन्स की वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन होती है बॉडी में जिसको आप हे फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? हे फीवर। तो एम्ब्रोसिया से निकलने वाले पॉलन ग्रेन की वजह से हमारी बॉडी में हे फीवर हो जाता है। कौन सा फीवर हो जाता है? हे फीवर, जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन है हमारी बॉडी में। तो ये हो गया अबाउट ऑल डिटेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो है, राइट, तो पॉलन ग्रेन्स को उनका स्टोर किया जा सकता है जिसको आप पॉलन बैंक बोलते हैं लेटर पर्पस के लिए, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स एलर्जी इंड्यूस करती है, जैसे कि पार्थेनियम ग्रास जो कि इंपोर्टेड वीट दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आई और जो कि एलर्जिक रिएक्शन को इंड्यूस करती है। पार्थेनियम ग्रास को कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, एमेरेंथस। इसके अलावा चिनोपोडियम और एम्ब्रोसिया से निकलने वाले पॉलन ग्रेन की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में उसको हे फीवर कहा जाता है। इसके बाद है सी, there are some other information related to pollen grain. You know, एक होता है पॉलिनियम। पॉलिनियम बताता हूँ मैं क्या होता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। इफ ऑल दी पॉलन ग्रेन्स स्टिक टुगेदर, अगर चारों के चारों पॉलन ग्रेन एट द एंड, यानी कि मतलब एंड तक पॉलन ग्रेन मेच्योर भी हो चुके हैं और पॉलन ग्रेन एट द एंड स्टिक टुगेदर, इफ ऑल दी पॉलन ग्रेन स्टिक टुगेदर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलिनियम। क्या कहते हैं आप उसको? पॉलिनियम। तो पॉलिनियम क्या है? पॉलिनियम इज द स्ट्रक्चर, यानी कि जिसमें पॉलिनियम में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स स्टिक टुगेदर फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पॉलिनियम। आर यू गेटिंग और नॉट? पॉलिनियम आप देख सकते हैं, एक प्लांट होता है कैलोट्रोपिस, उसमें पॉलिनियम पाए जाते हैं। उनके पॉलन ग्रेन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक रहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन ऑफ मायोसिटिस प्लांट। मायोसिटिस जो होता है उसके पॉलन ग्रेन स्मॉलेस्ट होते हैं। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन होते हैं मिराबिलिस। मिराबिलिस प्लांट के पॉलन ग्रेन लार्जेस्ट होते हैं। वहीं लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन ऑफ जोस्टेरा। जोस्टेरा एक एक्वेटिक ग्रास है और इसके पॉलन ग्रेन लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन। अभी जो मैंने आपको पॉलन ग्रेन बताया, पॉलन ग्रेन मैंने आपको बताया ये एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। आर यू गेटिंग और नॉट? पॉलन ग्रेन मेच्योर कब होता है? पॉलन ग्रेन मेच्योर होता है व्हेन कंप्लीटली मेच्योर कब होगा? जब वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, राइट। तो जो पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होता है वो एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? वो एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अभी यहाँ पे मैंने आपको पॉलन कैसे बनता है, पॉलन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आता है
डिहाइसेंस ऑफ एंथर, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कर गए हैं। अब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के बाद पोलन ग्रेन्स कैसे रिलीज होंगे, उसका मैकेनिज्म क्या है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर का मैकेनिज्म क्या है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नाउ। डिहाइसेंस ऑफ एंथर, व्हाट इज डिहाइसेंस ऑफ एंथर एग्जैक्टली? Dehiscence of anther, this is the releasing of pollen grain from anther. That process is called dehiscence of anther. So the process of releasing of pollen grains, that you call dehiscence of anther. So process of releasing of pollen grains that you call dehiscence of anther. मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो एक मेच्योर एंथर होता है, जब पॉलन ग्रेन उसमें बन जाते हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, एंथर में सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती है, ओनली 2 लेयर आर देयर इन मेच्योर एंथर, राइट? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के टाइम पे डीजनरेट हो जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एट द टाइम ऑफ द रिलीजिंग ऑफ एंथर, यहाँ पे एंथर के पास 2 मेजर लेयर्स होती हैं, ओनली 2 लेयर्स आर प्रेजेंट। See the diagram. I am going to discuss about dehiscence of anther. At the time of the dehiscence of anther, only 2 layers are present. Dehiscence of anther के टाइम पे यहाँ पे सिर्फ only 2 layers are present. सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। आउटर लेयर जिसको आप बोलते हैं एपिडर्मिस, वो एक मेच्योर एंथर में प्रेजेंट रहती है, यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी यहाँ पे, राइट? एक मेच्योर एंथर में सिर्फ आपको 2 चैम्बर दिखाई देते हैं। इनिशियल टाइम पे एंथर में 4 चैम्बर्स नजर आते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 पॉलन सैक। लेकिन एक मेच्योर एंथर में जब पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है तो पॉलन सैक के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है वो डीजनरेट हो जाता है और वहाँ पे ओनली 2 चैम्बर की जगह 1 चैम्बर नजर आता है एक लोब में। तो टोटल जो चैम्बर्स नजर आते हैं पूरे एंथर में वो 2 चैम्बर्स नजर आते हैं, राइट? दिस इज स्टेराइल टिश्यू, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी दिस इज कनेक्टिव। यहाँ पे सी ये हमारे पास एंडोथीशियम लेयर है। मैं सिर्फ एक ही साइड ड्रॉ कर देता हूँ, राइट? ये यहाँ पे एपिडर्मिस लेयर है और ये यहाँ पे एंडोथीशियम लेयर है। ये एंडोथीशियम लेयर यहाँ से ब्रेक हो गई है। जहाँ से एंडोथीशियम लेयर ब्रेक हुई है इसको आप स्टोमियम कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। फ्रॉम वेयर दिस एंडोथीशियम ब्रेक, इसको स्टोमियम बोला जाता है। यहाँ पे एक नॉर्मल एंथर के अंदर, यानी कि जो एक इमेच्योर एंथर होता है, वहाँ पे एक पॉलन सैक ये होता है, एक पॉलन सैक यहाँ पे होता है। दोनों के बीच में एक स्टेराइल टिश्यू होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? जब पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है वो स्टेराइल टिश्यू डीजनरेट हो जाता है और यहाँ पे इट विल बी अपीयर लाइक, ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, यू कैन से दिस इज कनेक्टिव। और यहाँ पे एक सिंगल चैम्बर है, इस सिंगल चैम्बर में काफ़ी सारी पॉलन ग्रेन्स बन रही हैं। एक लोब में एक चैम्बर नजर आता है और ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हैं, जिसको आप डिहाइसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। इसी तरीके से इस साइड होगा तो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स आपको आप देख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे ऐसे रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज कॉल्ड डिहाइसेंस ऑफ एंथर। तो एक मेच्योर एंथर में ओनली इन मेच्योर एंथर ओनली 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पहली कौन सी है? एपिडर्मिस, और दूसरी कौन सी है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस ये दोनों लेयर प्रेजेंट होती है। और जो एपिडर्मिस है और जो एंडोथीशियम है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम
बोथ लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और जो हमारी तीसरी लेयर है मिडिल लेयर्स और टेप्टम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, ये दोनों मेच्योर एंथर में डिजेनरेट हो जाती है क्योंकि ये दोनों लेयर नरिशमेंट में हेल्प करती है। अभी ये पॉलन ग्रेन्स बन गए, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली जो डिहाइसेंस ऑफ एंथर होता है ये एग्जैक्टली होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था एंडोथीशियम जो लेयर होती है हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन, और एंडोथीशियम का नेचर हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, और उस हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एंथर का जो डिहाइसेंस होता है वो मेनली कब होता है, द डिहाइसेंस ऑफ एंथर मेनली टेक प्लेस ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में जो एंडोथीशियम लेयर है उससे वाटर लॉस हो जाता है, एंडोथीशियम सेल्स से जब वाटर लॉस हो जाता है एंडोथीशियम सेल्स ड्राई हो जाती हैं, और जब एंडोथीशियम सेल्स ड्राई हो जाती हैं उसके बाद जहाँ पे कैलोस बैंड और अल्फा सेलुलोजिक फाइबर थिकनिंग एब्सेंट होती है, जिस रीजन को आप स्टोमियम कहते हैं, तो सेल्स जब ड्राई हो जाएगी तो सेल्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है स्टोमियम रीजन से, और जैसे ही यहाँ पे सेल्स स्टोमियम रीजन से ब्रेक होंगी तो यहाँ पे ये एंथर जो है इसका डिहाइसेंस हो जाएगा और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएगा। मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले ड्राई सीजन में क्या होता है, जो एंडोथीशियम सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एंडोथीशियम सेल्स का, और जो स्टोमियम सेल्स है, स्टोमियम सेल्स किनको बोलते हैं, स्टोमियम सेल्स आर ऑल्सो एंडोथीशियम सेल, बट ये सेल्स कहाँ होते हैं, स्टोमियम रीजन में जहाँ पे कैलोस बैंड और अल्फा सेलुलोज फाइबर्स एब्सेंट होता है। तो स्टोमियम सेल्स यहाँ से ब्रेक हो गई, और जैसे ही स्टोमियम सेल्स ब्रेक हो जाती है वैसे ही ये एंथर ओपन हो जाता है, और एंथर जैसे ही ओपन होता है तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। इज दैट क्लियर? डिहाइसेंस ऑफ एंथर के बाद मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो ये हो गया आपका डिहाइसेंस ऑफ एंथर। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सी नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पॉलन ग्रेन है वो एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद पॉलन ग्रेन जब डिहाइसेंस हो जाता है, जब पॉलन ग्रेन का रिलीज होता है, उसके बाद भी पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है। तो हम उसी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट जो गैमेटोफाइट का होता है उसको दो टाइप्स में आप कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि पॉलिनेशन से पहले, और नंबर टू इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट एंड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है, यानी कि पॉलिनेशन से पहले, पॉलन के रिलीज होने से पहले, पॉलन के स्टिग्मा पे जाने से पहले जो डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन में, उसको आप प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट को आप प्रिकॉशियस डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट यानी कि वो डेवलपमेंट जो कि पॉलिनेशन से पहले हो रहा है उसको आप प्रिकॉशियस डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट कहते हैं, और इस डेवलपमेंट को आप इन सीटू डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अब इसको आप इन सीटू डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? इसको इन सीटू डेवलपमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्री पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन एंथर। तो पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो एंथर में होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? एंड एंथर इज द मदर साइट और माइक्रोस्पोरेंजियम इज द मदर साइट फॉर द पॉलन ग्रेन। तो मदर साइट पे जो कोई भी गैमेट बन रहा है, कोई भी पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है एट द मदर साइट, दैट इज कॉल्ड इन सीटू डेवलपमेंट। एंड प्री पॉलिनेशन से पहले इसको प्रिकॉशियस डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट एंड इन सीटू डेवलपमेंट। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? तो इस दौरान होता क्या है एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था यहाँ पे। दिस इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है इसको आप एक्साइन कहते हैं। दिस इज एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, और ये अंदर वाले इंटाइन है। दिस इज इंटाइन एंड दिस इज एक्साइन। एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे? इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस इज द वन न्यूक्लियस इन पॉलन ग्रेन, राइट? अब यहाँ पे वैक्यूल है। एग्जैक्टली प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेन में, दिस न्यूक्लियस अंडरगोज इन डिवीजन।
तो ये जो न्यूक्लियस है ये डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के बाद ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है? दो न्यूक्लियस में। एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है जिसको आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक स्मॉलर साइज का न्यूक्लियस होता है जिसको आप जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो दिस न्यूक्लियस विल अंडरगोज इन डिवीजन। ये पॉलन ग्रेन है, सी दिस इज एक्साइन, एंड अंदर वाले इंटाइन है। तो यहाँ पे एक स्मॉलर न्यूक्लियस आ गया और एक लार्ज न्यूक्लियस आ गया। दिस इज लार्ज न्यूक्लियस। दिस लार्ज न्यूक्लियस इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये मैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के टाइम पे न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू द टू न्यूक्लियस। दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दिस इज जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, इनके बीच में साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस कर जाता है। क्या टेक प्लेस कर जाता है? साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल वॉल बन गई। जैसे ही इनके बीच में साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस कर जाता है, तो अब यहाँ पे ये जो सेल हो गई आपकी ऊपर वाली, इसको आप वेजिटेटिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको? वेजिटेटिव सेल। और ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है ये अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है। आप देख सकते हैं ऊपर वाली सेल्स जो है वो लार्ज है, नीचे वाली सेल जो है वो स्मॉलर है, यानी कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है यहाँ पे। और ये नीचे वाली जो सेल्स है जनरेटिव सेल है। कौन सी सेल है ये? जनरेटिव सेल। तो ये जो पॉलन ग्रेन की स्टेज है, इस पॉलन ग्रेन की स्टेज को टू सेल स्टेज कहते हैं। दिस इज टू सेल स्टेज और बाई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो टू सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन होती है वो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में टू सेल स्टेज होती है। 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में टू सेल स्टेज होती है। 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में टू सेल स्टेज होती है। कितनी सेल स्टेज होती है 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में? टू सेल स्टेज। तो यहाँ पे 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज, यानी कि बाई सेल स्टेज भी बोलते हैं, बाई सेल स्टेज होती है, राइट। यानी कि आप देख रहे हैं टू सेल स्टेज, यानी कि यहाँ पे एक तो वेजिटेटिव सेल देख रहे हैं और दूसरी जनरेटिव सेल देख रहे हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म है, 40% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें कि 3 सेल स्टेज होती है। कितनी सेल स्टेज होती है? 3 सेल स्टेज होती है 40% में। 60% में 2 सेल स्टेज होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? और 40% में 3 सेल स्टेज होती है इन केस ऑफ पॉलन ग्रेन। 3 सेल स्टेज कहां से आई? अभी मैंने आपको 2 सेल स्टेज बताई है। कभी कभी कुछ पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, ये जो आप जनरेटिव सेल देख रहे हैं, आर यू गेटिंग और नॉट, ये जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड कर जाती है, और फर्दर डिवाइड करने के बाद ये 2 सेल्स बनाती है, 2 जनरेटिव सेल्स होती है। 3 सेल स्टेज में 2 जनरेटिव सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल्स होती है, और 2 सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल्स होती है और एक जनरेटिव सेल्स होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? इस वेजिटेटिव सेल्स का काम क्या है? ये वेजिटेटिव सेल्स जो है नरिश करती है पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के टाइम पे, सॉरी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन के टाइम पे। जब पॉलन ट्यूब निकलती है तो उसके टाइम पे नरिशमेंट करती है वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब को बनाने के लिए, और जो जनरेटिव सेल्स है ये मेल गैमेट की तरह काम करती है, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये हो गया प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द एंथर। कहां टेक प्लेस करता है? इनसाइड द एंथर, एट द मदर साइड, एट द माइक्रोस्पोरेंजियम साइड। इसको आप प्रिकॉशियस डेवलपमेंट कहते हैं, इसको आप इन सिटू डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा डेवलपमेंट है वो है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी पॉलिनेशन के बाद का जो डेवलपमेंट है उसको पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहा जाता है। सो द नेक्स्ट इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, यानी कि पॉलिनेशन के बाद डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको आप पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इसको आप पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है उसको पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। और ये पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कैसे होता है? आई एम टेलिंग यू। एग्जैक्टली क्या होता है, ये हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टिग्मा है, और ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। और ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। तब जब यहाँ पे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड कर जाती है तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब अराइज होती है। पॉलन ट्यूब है जो कि किससे अराइज हो रही है? ये पॉलन ट्यूब अराइज हो रही है पॉलन ग्रेन से। आर यू गेटिंग और नॉट? ये पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में आएगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में पॉलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ये पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद स्टिग्मा से मॉइस्चर और शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं? स्टिग्मा से मॉइस्चर और शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट। अब अगर मॉइस्चर और शुगर कंटेंट्स को ये स्टिग्मा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? एक प्रेशर एक्सर्ट होगा एक्साइन और इंटाइन पे। देखिए ये यहाँ पे हमारे पास एक्साइन लेयर है
और जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाते हैं शुगर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो एक प्रेशर डेवलप होता है। उस प्रेशर की वजह से ये जो इंटाइन है ये बाहर निकल आती है। इंटाइन जो है, एक्साइन तो वहीं पे रहेगी, एक्साइन यहीं पे रहेगी, लेकिन इंटाइन जो है इस जर्म पोर से, मैंने आपको बताया था जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज हो जाती है। तो ये जो है इंटाइन निकल आई है, जिसको आप पोलन ट्यूब कहते हैं। अर्लियर टाइम पे ये पोलन ट्यूब इंटाइन से बनती है। और इस पोलन ट्यूब में सबसे पहले कौन सा न्यूक्लियस आता है? सबसे पहले कौन सा न्यूक्लियस आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूक्लियस आता है पोलन ट्यूब में, इस न्यूक्लियस को आप जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं या जनरेटिव सेल कहते हैं। दिस इज जनरेटिव न्यूक्लियस। व्हाट इज इट? जनरेटिव न्यूक्लियस। और जनरेटिव न्यूक्लियस को फॉलो करते हुए कौन सा न्यूक्लियस आता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस आता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बाद में ये जनरेटिव न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये जनरेटिव सेल्स टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले आता है जनरेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स को फॉलो कौन करता है? वेजिटेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स फॉलोड बाय वेजिटेटिव सेल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कभी-कभी इसको वो मिस अरेंज कर देता है, ऐसे बोल देता है कि वेजिटेटिव सेल्स फॉलोड बाय जनरेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स फॉलोड बाय वेजिटेटिव सेल। तो याद रहे, जनरेटिव सेल पहले आती है, वेजिटेटिव सेल बाद में आती है। तो जनरेटिव सेल फॉलोड बाय वेजिटेटिव सेल। तो यहां पे सबसे पहले जनरेटिव सेल आएगी, जनरेटिव सेल फॉलोड बाय वेजिटेटिव सेल। आर यू गेटिंग और नॉट? और बाद में अगर ये 2 सेल स्टेज है तो बाद में जनरेटिव सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, और 3 सेल स्टेज है तो दोनों जनरेटिव सेल्स पहले आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो कि पॉलिनेशन से पहले होता है, इसको प्रिकॉशियस डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसको इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट भी कहते हैं। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, राइट। एक लार्ज न्यूक्लियस जिसको आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, एक स्मॉलर न्यूक्लियस जिसको आप जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। बाद में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, राइट। जनरेटिव सेल बन जाती है, वेजिटेटिव सेल्स बन जाती है। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होती है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज होती है, यानी कि बाद में जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करती है, 2 जनरेटिव सेल बनती है 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन में, राइट। ये हो गया प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है उसके बाद पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज होती है, और वो पोलन ट्यूब जब अराइज होती है, एग्जैक्ट ट्यूब कैसे अराइज होती है? जब स्टिग्मा पे लैंड करता है पोलन ग्रेन तो उससे शुगर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। शुगर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज हो जाती है, और पोलन ट्यूब में यानी कि इंटाइन अराइज हो जाती है। सबसे पहले जनरेटिव सेल आती है, उसके बाद वेजिटेटिव सेल्स आती है। तो जनरेटिव सेल्स फॉलोड बाय वेजिटेटिव सेल्स। तो ये हो गया पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, हमारा आज का लेक्चर भी यहीं पे खत्म होता है। इस लेक्चर को मैं अभी यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है अभी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा 3rd लेक्चर होगा उसमें मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करूँगा। तो इसके बारे में इतना ही। और अब अगला जो टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनोसिस, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।